So hello everyone, I am Alvika, your sociology educator. So as you guys know, हम लोग ये YouTube पे सीरीज़ कर रहे हैं थिंकर्स को लेकर, जहाँ पर अब तक हम लोग अपने कुछ फाउंडिंग फादर्स जो हमारे थिंकर्स होते हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं. तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक थिंकर को देखने वाले हैं, दैट इज़ थॉर्स्टन वेबलिन. ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ. आई एम Alvika and I gave GATE last year where I got AIR 49, and apart from this I got selected into JNU DIC and currently I am pursuing my masters in BHU. ठीक है, so if you want to study from me तो आप हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं हमारे ऐप से. ठीक है, तो अब हम लोग चलने वाले हैं अपने थिंकर पे, दैट इज थॉर्स्टन वेबलिन. तो सबसे पहले हम जब ये सीरीज कर रहे हैं तो हम मेजरली क्या देखें, सबसे पहले हम उनको देख रहे हैं कि उनका थोड़ा सा बायोग्राफिकल स्केच देख रहे हैं हम. ठीक है, कि उनके बारे में थोड़ा जान रहे हैं कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कैसा उनका करियर पाथ रहा था, कैसी उनकी एजुकेशन थी, वो किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है, उसके बाद हम लोग जंप करें उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे. लाइक अगर आप इन थिंकर्स को डिटेल में पढ़ने जाओगे ना तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट हमें अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर नेट, फॉर CUET. ठीक है, फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स उनके एग्जाम्स में जो सोशोलॉजी से BA कर रहे हैं या MA कर रहे हैं, तो उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बना देगा. ठीक है, तो हम करते हैं शुरू. तो सबसे पहले हम इनका बायोग्राफिकल स्केच जब हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि इनका जन्म कब हुआ था. ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 30, 1857. कहाँ पे? इन USA. कहाँ पे? इन USA. और इनके पेरेंट्स इमाइग्रेंट थे. तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जैसे थॉर्स्टन वेबलिन थे वो कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन सोसाइटी से नहीं थे. ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम अमेरिकन सोसाइटी में ही यूज्ड टू फील एज अ स्ट्रेंजर. ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि इट एक्चुअली मेड हिम अ कल्चरल स्ट्रेंजर टू मेन स्ट्रीम अमेरिकन सोसाइटी, बिकॉज ये लोग कहाँ रहते थे, ये अमेरिका के मिड वेस्ट साइड रहते थे, जहाँ पे जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन कल्चर है वहाँ का और उसका कल्चर सिमिलर नहीं था. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. और यहाँ पर उनकी एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि किस किस कॉलेजेस से उन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या उन्होंने करियर पाथ चुना. ठीक है, और अगर हम इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क की बात करें जो कि याद रखना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ CUET, नेट, गेट, व्हाटएवर, तो यहाँ पे ये जो चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज हिज बुक द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास. यहाँ पे उन्होंने अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और ये बुक जो पब्लिश हुई थी दैट गॉट पब्लिश्ड इन 1899. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बहुत फेमस कॉन्सेप्ट्स दिए थे, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन. ठीक है, तो जब मैं लास्ट क्लास ली थी मैंने आपकी पर क्लास में, तो मैंने आपको उसको वहाँ पे भी समझाया था कि कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन क्या होता है. तो यहाँ पे हम इन थिंकर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले वी हैव टू सी कि ये टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन को लेकर क्या बोलते हैं. तो ही वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर्स एवोल्यूशनरी आइडियाज़. बट हर्बर्ट स्पेंसर की जब हम बात करते हैं, ही डू टेल सोसाइटी कैसे इन्वॉल्व करती है टाइम टू टाइम. ही ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट ऑर्गेनिक एनालॉजी. बट जब हम बात करते हैं थॉर्स्टन वेबलिन की, तो ये बताते हैं कि कैसे सोशल चेंज आता है, बट उसके पीछे का जो मेजर रीज़न होता है, जो मेजर कॉज है सोशल चेंज का, दैट इज़ टेक्नोलॉजी. कि इन्होंने टेक्नोलॉजी पे ना बहुत ज़्यादा फोकस किया है सोशल चेंज को बताते समय. ठीक है, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि सोशल एवोल्यूशन है ना इज ड्रिवन बाय चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल आर्ट्स. मतलब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं कि जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं तब ही हमारी सोसाइटी में हमें सोशल चेंज देखने को मिलता है. जैसे हम लोग देखें स्टोन एज से लेके अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, राइट. हम कहाँ स्टोन्स यूज़ कर रहे थे, फिर हम लोग आयरन एज में हम लोगों ने आयरन यूज़ करना स्टार्ट किया. तो जैसे जैसे आप देखोगे ना कि हमारी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी ग्रो करी है या टेक्नोलॉजी डिग्रेड करी है, वैसे वैसे हमारी सोसाइटी भी अपग्रेड या डिग्रेड करी है. ठीक है, तो वो इस चीज़ को बताते हैं कि कैसे इसी वजह से हम देखते हैं कि ह्यूमन कैसे अपने आसपास के सोशल इन्वायरमेंट को अडाप्ट करता है. जैसे अगर आपने थोड़ा भी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो यू गाइस वुड नो कि जैसे आयरन एज आया था वैदिक पीरियड में, तो उस टाइम पे फिर कहीं ना कहीं जब आयरन आ गया था तो हमने वहाँ पे जंगल काटना शुरू कर दिए थे, तो हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो गया था. तो यहाँ पे वो इन शॉर्ट यही बोलना चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ना, इट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स अबाउट सोशल चेंज. एंड ही वॉज ऑफ द व्यू मैन इज व्हाट ही डज. एक आदमी वही है वो जो काम करता है. ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं, उन्होंने आगे एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, हमने बुक का नाम देखा था ना, उसी बुक में उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली हमें डिफरेंस बताया था। जैसे उन्होंने पहले बताया था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, दोज हु मेक गुड्स दे हैव रैशनल मैटर ऑफ फैक्ट माइंड्स डिसिप्लिन बाय मशीन टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने बोला कि एक क्लास ऐसी है जो इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड है, ये एक ऐसी क्लास है जो बहुत ही ज़्यादा रैशनल है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है और इनको टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। देन ही टॉक्ड अबाउट पेक्यूनरी एम्प्लॉयमेंट, ये वो क्लास है जो पैसा बना रही है, ठीक है, ये पैसा बना रही है। बट अगर हम बात करें एवोल्यूशन के सेंस में तो दिस क्लास इज क्वाइट बैकवर्ड। तो वेबलिन व्यूड द लेजर क्लास एज पैरासाइट्स हु ग्रो rich from the technological innovation of others without contributing to production themselves। तो बोलते हैं जो ये लेजर क्लास है, लेजर का मतलब क्या होता है, आराम फरमा रही हुई क्लास है, ठीक है, लेजर का मतलब होता है आराम। तो लेजर क्लास वो क्लास है जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, वो उन पे पैरासाइट की तरह बैठ के वो जो इनोवेशंस कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा ढूंढ रही है, अपना प्रॉफिट बना रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई कि लेजर क्लास क्या थी, वो क्लास हमारी सोसाइटी में, वो क्लास जो एज अ पैरासाइट हमारे इनोवेटर्स के ऊपर बैठ के अपना फ़ायदा कमा रही है, एज अ पैरासाइट वर्क कर रही है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, लेजर क्लास, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि लेजर क्लास और कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के बारे में उन्होंने क्या बोला था। तो इन अ कॉम्पिटिटिव मटेरियलिस्टिक कल्चर अ पर्सन सेल्फ एस्टीम इज जज्ड बाय कंपैरिजन टू अदर्स, दिस लीड्स टू अ विशियस साइकिल ऑफ वन अपमैनशिप। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि हम एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव, बहुत ही मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, राइट। तो इस टाइप की सोसाइटी में एक पर्सन की सेल्फ एस्टीम को हम कैसे जज करते हैं कि उसके पास क्या चीज़ है। लाइक अगर लेट्स सपोज किसी के पास आईफोन है और कोई एक नॉर्मल सा एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो हम उसको उसी से जज कर लेंगे ना कि यार इसके पास आईफोन है, ये तो बहुत अमीर होगा, इसके पास लाइक नॉर्मल सा एंड्रॉइड फ़ोन है तो मे बी ही इज़ नॉट दैट रिच। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम ऐसा मटेरियलिस्टिक कल्चर में रह रहे हैं कि हम लोगों को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स दे यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स दे कंज्यूम। तो इसी को बताते हुए ही गिव द कंसेप्ट ऑफ conspicuous consumption, the act of using goods and services primarily to display wealth and gain status rather than to satisfy real needs। कि conspicuous consumption क्या होता है कि हमें बस अपना सोशल स्टेटस बनाना है, हमें बस लोगों को प्रूफ करना है कि हम एक हायर सोशल स्टेटस से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम वो चीज़ खरीद ले रहे हैं। मे बी उसकी यूटिलिटी बेसिकली हमें उसको यूज़ करने से इतना सेटिस्फेक्शन ना मिले। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मे बी एक इंसान एक नॉर्मल टैबलेट यूज़ कर रहा है और एक इंसान एक आईपैड यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अगर बात हम करें यूज़फुलनेस की, तो मे बी उस इंसान के वर्कलोड के हिसाब से जो एंड्रॉयड टैबलेट था दैट वाज वर्किंग मोर एफिशिएंटली, दैट वाज वर्किंग मोर बेटर। बट वो इंसान अब क्या कर रहा है, वो इंसान को अपना सोशल स्टेटस दिखाना लोगों के पास कि यार देखो मेरे पास आईपैड है, मेरे पास मैकबुक है, तो वो स्विच कर ले रहा है। तो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जहाँ पे हम यूटिलिटी पे फोकस ना करके अपने सोशल स्टेटस को बढ़ावे देने के लिए हम वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट कॉन्स्पिशियस लेजर, द नॉन प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम टू डेमोन्स्ट्रेट वंस फ्रीडम फ्रॉम द नीड टू वर्क। तो बेसिकली जब हम अपने टाइम का इस तरीके से एक तो होता है कि आप अपने टाइम को बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हो, बट कॉन्स्पिशियस लेजर क्या होगा कि जब आप अपने टाइम को ना बहुत ही नॉन प्रोडक्टिव वे से यूज़ कर रहे हो ताकि आप बता सको कि मैं तभी काम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ, मेरे पास वो इंडिपेंडेंस है अपने काम को लेकर कि मैं जब चाहूँगा मैं वो काम करूँगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिशियस लेजर, ठीक है। यहाँ पे दिस बिहेवियर इज नॉट लिमिटेड टू द रिच, ईच सोशल क्लास इमिटेट्स द वन अबव इट लीडिंग टू वाइड स्प्रेड रिलेटिव डेप्रिवेशन। तो जब हम मर्टन पढ़ेंगे ना थिंकर्स की सीरीज में, तो वी विल सी कि रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या होता है। रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, एंड मेरे पास लेट्स सपोज एक नॉर्मल सा फ़ोन है, फ़ोन की एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक नॉर्मल सा फ़ोन है, बट मेरा एक फ्रेंड है उसके पास बहुत ऐसे महंगा फ़ोन है, तो मैं रिलेटिवली उससे डिप्राइव्ड फील करूँगी कि यार हाँ यार उसके पास तो आईफोन है, मैं मे बी इतनी हायर क्लास से बिलोंग नहीं करती जैसे वो हायर क्लास से बिलोंग करता है या करती है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ, तो मैं एक रिलेटिवली उसके रिलेशन में मैं खुद को डिप्राइव्ड महसूस कर रही हूँ। बट मे बी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ़ोन ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे,
तो उनको मुझे देख के लगेगा कि यार इनके पास तो फ़ोन है, एंड्रॉयड ही सही, बट शी इज़ हैविंग अ फ़ोन, तो वो मुझसे देख कर रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील करेंगे। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव डिप्रीवेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि मटन इनके बारे में बात की थी। जब हम मटन को पढ़ेंगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता दिया, ठीक है। तो जो ये बिहेवियर है ना लीजर क्लास का, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का, कॉन्स्पिशियस लीजर का, तो ये बिहेवियर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग कर रहे हैं इसलिए वो फालतू का कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन कर रहे हैं। नहीं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, वो भी अपना लोगों को दिखाने के लिए ना कि यार हम एक हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, अपना सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए उनको ये लोग रिच क्लास को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि कैसे बच्चे जिद कर रहे हैं, उनकी माता श्री एक नॉर्मल वर्कर हैं, ठीक है, किसी फैक्ट्री में एक वर्कर है, या वो कोई हाउस होल्ड चोर्स करती है बेसिकली किसी के घर पे जाकर, पर बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे आईफोन चाहिए, बच्चा खाना नहीं खा रहा, ठीक है। तो फिर मम्मी पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार लेके उनको पैसे लेके दे दी थी, मैंने वो कुछ क्लिप देखा था, तो कहाँ कहाँ से पैसे उधार लेके उनको पैसे दे कि जा बेटा तू आईफोन ले ले पर खाना खा ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि वो बहुत ही लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, बट वो लड़का जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग कि वो एक हायर स्टेटस से बिलोंग करता है, उसने वो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन किया। उसकी यूटिलिटी उसके लिए वो आईफोन का क्या ही कर लेगा ना यार, नॉर्मल फ़ोन से भी काम चल रहा था वो, पर वो अपना सोशल स्टेटस अपने दोस्तों के सामने में भी दिखाना चाहता हो कि उसके सब दोस्तों के पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है, उसके लिए वो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखने को मिला कि जो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ रिच क्लास के लिए वैलिड नहीं होता, कैसे लोअर क्लास के लोग भी रिच क्लास को इमिटेट करते हुए अपना स्टेटस हायर दिखाने के लिए कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन करते हैं। देन हम देखते हैं कि जो वेबलिन थे ना, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि सोशल बिहेवियर के भी कुछ ना कुछ लेटेंट फंक्शंस होते हैं। तो इफ यू गाइस वुड नो, वी हैव सर्टेन मैनिफेस्ट फंक्शंस एंड देन वी डू हैव सर्टेन लेटेंट फंक्शंस। तो मैनिफेस्ट फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो कि इंटेंडेड है, जो कि हमें साफ साफ दिखते हैं, जो विजिबल है, जो जानबूझ के किए जाते हैं, जो विजिबल है। अब लेटेंट फंक्शन का मतलब क्या हो गया? हिडन फंक्शन, किसी भी चीज़ का हिडन फंक्शन। अगर हम बात करें सोशल कंट्रोल की, ठीक है, तो सोशल कंट्रोल में हम देखते हैं कि कैसे सोशली कंट्रोल किया जाता है लोगों को, ठीक है। अगर कोई इंसान डिविएंट हो रहा है तो वहाँ पे उसका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है कि वो सोसाइटी में स्टेबिलिटी को ला रहा है। पर अगर सोशल कंट्रोल करने के लिए भी हम एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट पूरा ग्रुप आएगा, तो वहाँ पे जो हम ग्रुप के बीच में सॉलिडारिटी बन रही है, दैट इज लेटेंट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन की बात करते हैं। अब द मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ बाइंग अ लग्जरी कार माइट बी अ ट्रांसपोर्टेशन, बट इट्स लेटेंट फंक्शन इज टू कॉन्फर ऑनर एंड स्टेटस अपॉन द ऑनर। जैसे मैंने बात की कि एक इंसान ने एक लग्जरी कार खरीदी, ठीक है, दैट पर्सन इज बाइंग अ लग्जरी कार, तो उसका जो मैनिफेस्ट फंक्शन हमें देखने को मिल रहा है ना कि उसको तो एज अ ट्रांसपोर्टेशन ही यूज़ करना, उसको वो गाड़ी चला के कहीं जाएगा कहीं नहीं जाएगा। बट अगर हम उसका लेटेंट फंक्शन देखें ना, तो वी विल रियलाइज कि उसने लग्जरी कार खरीदी ताकि वो अपना स्टेटस हायर शो कर सके, ठीक है। वो कहीं ना कहीं वो बता सके कि वो एक हायर स्टेटस से बिलोंग करता है, एक हायर क्लास से बिलोंग करता है। नहीं तो खरीद तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए एक नॉर्मल कार भी सकता था, पर उसने जानबूझकर लग्जरी कार खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो दिखाता है कि कैसे हम लोग कंजम्पशन के बेसिस में भी, कैसे हम वहाँ पे भी हम लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज पे। द सोशल चेंज रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। तो हमें देखने को मिलता है कि सोशल चेंज कब आता है? सोशल चेंज जब आता है जब हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, किसके बीच में? टेक्नोलॉजी और सोशल इंस्टीट्यूशन के बीच में। टेक्नोलॉजी तो बढ़ जाती है, बट जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, ये चेंज को रजिस्ट करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है सोसाइटी में, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ठीक है, पर हमारा माइंडसेट डेवलप नहीं हो रहा है इतना, हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस चेंज को रजिस्ट कर रहे हैं, दे आर रजिस्टिंग दैट चेंज, तो हमें इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो, द वेस्टर्न इंटरेस्ट ऑफ द प्रेडेटरी क्लास वर्क टू मेंटेन द ओल्ड ऑर्डर while the logic of technological evolution is one of the constant change and improvement। बोला जब प्रेडेटरी क्लास होगी ना, ये तो चाहेगी ही कि जो पिछला ऑर्डर है बना रहे, बिकॉज पिछले ऑर्डर से उनको फ़ायदा हो रहा था, दे वर वर्किंग एज अ पैरासाइट ऑन अदर्स। तो वो चाहेंगे कि जो स्टेटस क्यू है, जो पिछला ऑर्डर था, वो बना रहे,
ठीक है। बट अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन की, तो इससे कहीं ना कहीं तो चीज़ें इम्प्रूव ही होती हैं, ठीक है। तो अनलाइक मार्क्स वेबर, ठीक है, अनलाइक मार्क्स वेवलेन saw the fundamental conflict not as between economic classes but between dynamic technology and static institution। तो मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने बोला था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, दैट इज़ बिकॉज क्योंकि हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको लेके मिशाप लगा रहता है, ठीक है। ये बात करते हैं मार्क्स की, कैसे क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। बट जब हम बात करते हैं वेवलेन, ठीक है, तो दिस पर्सन सेज कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना वो डायनामिक है, वो चेंज हो रही रह रही है। बट हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टैटिक हैं। जो मैंने यहाँ पे बताया कि टेक्नोलॉजी तो बढ़ते जा रही है, ठीक है, डायनामिक है, पर हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को, मतलब दे आर स्टैटिक, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे ये भी देखा कि मार्क्स और वेवलेन के थॉट्स कैसे अलग थे when we talk about like conflict। फिर we also saw कि प्रेडेटरी क्लास कैसे चाहती है कि जो पुराना ऑर्डर है वो बना रहे। हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, बट जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को। तो हम लोगों ने जो आज की क्लास में देखा, हमने कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के बारे में देखा, हमने लीजर क्लास के बारे में देखा, राइट। हमने देखा कि कैसे जो प्रेडेटरी क्लास है दैट वर्क्स एज अ पैरासाइट ऑन अदर्स, ठीक है, ऑन इनोवेटर्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, these are quite important when it comes to our thinker Thorsten Veblen। So yeah, that's it for today's video. So thank you.